नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए और विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह और पाठ संख्या 6, लेखक कृष्णनाथ, स्पीति में बारिश। तो आज हम स्पीति में बारिश के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये स्पीति में बारिश होती है। ये स्पीति वो जगह है जहाँ हिमाचल प्रदेश का वो एरिया कुल्लू मनाली से आगे चलते आता है और ये लद्दाख के आसपास पड़ता है स्पीति। यहाँ पर क्या है कि वर्षा भी कम होती है और वर्षा के ठंड के मौसम में बर्फ़ गिरती है, जलाने की लकड़ी नहीं। अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। फिर भी यहाँ के लोग इस एरिया को छोड़ करके अन्य जगह जाना नहीं चाहते। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे स्पीति में बारिश। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं। इसीलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। लद्दाख में राग विराग। लेखककार कृष्णनाथ, इनका जन्म 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, और अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन, सम्मान लोहिया सम्मान इनको मिला। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया, अर्थात इनका जो ध्यान है बौद्ध धर्म की हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी हैं। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। अर्थात इतने दिन तो जो भारत धर्म था, हिंदू धर्म था, इधर थे, लेकिन कई प्रकार की पुस्तकें पढ़ने के पश्चात उनका ध्यान बौद्ध धर्म की ओर गया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वान के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की
सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, अर्थात वो जो कुछ करना चाहते थे, जो लिखना चाहते थे, जो रचना करना चाहते थे, और अभी पूरी नहीं हुई, अर्थात उनकी इच्छाएं और बहुत कुछ लिखने की थी। इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर भी की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। कहना चाहते हैं कि कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते थे वहाँ सिर्फ यात्रा नहीं करते थे, बाकी उस यात्रा से जुड़ी हुई बातें, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है, कैसे है, क्या हुआ, सारी चीज़ों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। कहने का मतलब जो कुछ उन्होंने जिस स्थान के बारे में देखा है, खोजा है, परखा है, वे उसको लेकर के बाद में भूलते नहीं हैं बल्कि उसको अपने जीवन में तर और ताज़ा रखते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह न गई, लेकिन जिसका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी हुई स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। देखिए इनके लिखने की कितनी सुंदर कला थी। जिन लोगों ने जहाँ की यात्रा कर ली है और वहाँ की यात्रा कृष्णनाथ ने भी कर ली है, यात्रा करने के बाद में उसी यात्रा के बारे में, उस स्थान के बारे में, उन स्थानों के बारे में अगर कृष्णनाथ लिखेंगे और लोग उसको पढ़ेंगे तो जो लोग उनके द्वारा लिखित लेख को पढ़ेंगे तो उनको कुछ नया लगेगा, आनंद कुछ और आएगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके पूरी हुई। वो भी फीलिंग करते हो, महसूस करते हैं कि यात्रा हमने भी की थी किंतु हमने उस यात्रा का संपूर्ण दर्शन नहीं किया, अर्थात उस यात्रा का संपूर्ण अवलोकन नहीं किया, किंतु कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को सुनने के पश्चात आज हमारी अधूरी यात्रा पूरी हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि इनको लिखने का इतना अभ्यास था, लिखने की इतनी कला थी, बहुत अच्छी थी। लिखने की कला इनकी बेजोड़ थी। इनके लिखने की कला वास्तव में ही बहुत अच्छी थी। इसीलिए जो भी समय होता उस समय के अनुसार वो अलग कुछ करते थे। तो ऐसी स्थिति में पढ़ने वाले लोगों को ऐसा महसूस हो जाता कि वास्तव में जो कुछ पढ़ा है आनंददायी है। यात्रा तो सभी करते हैं, यात्रा आप भी करते हैं, यात्रा हम भी करते हैं, लेकिन यात्रा करने के बाद लिखने की कला ऐसी होनी चाहिए कि उस लिखने के अंदर जो व्यक्ति उस को पढ़े
उनके द्वारा लिखे गए लेख अगर पढ़े तो उनको ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि हम पढ़ नहीं रहे बल्कि इस यात्रा को हम स्वयं कर रहे हैं, अर्थात यात्रा पर हम स्वयं निकले हुए हैं। इसीलिए तो कहा है, जिन लोगों ने यात्राएं कर ली हो, जिन लोगों ने घुमाई फिराई कर ली हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए उनको कृष्णनाथ के लिखित लेख को अगर पढ़ने का मौका मिलता है और वे उनके द्वारा लिखे गए लेखों को अगर पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के पश्चात ऐसा अनुभव होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि यात्रा के अंदर जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने महसूस किया, यात्रा का जो अवलोकन किया, बारीकी से देखा, वास्तव में वो हमारी यात्रा अधूरी थी, क्योंकि हमने उस यात्रा को बारीकी से नहीं देखा। किंतु आज जब हम कृष्णनाथ की जो यात्रा वृत्तांत को हमने जो पढ़ा है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो अधूरी यात्रा थी आज इनके द्वारा पूरी हो गई है। तो देखिएगा, इनके लिखने का ऐसा बेजोड़ नमूना इसके पाठ के माध्यम से भी बताया गया है। इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने लिखा है, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तरांचल वगैरह, ये उत्तरांचल जिसको कह सकते हैं, ये भी इसी में पड़ता था पहले। पास में क्या है कि हिमाचल प्रदेश पास में था, हो सकता है उन्होंने यहाँ की यात्राएं की हो, इसी के कारण तो उन्होंने इन लेखों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, किस प्रकार से वहाँ बारिश स्पीति में होती है, किस प्रकार से वहाँ सूखा क्षेत्र है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, और किस प्रकार से वहाँ के लोगों का जीवन है। इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों में भी वे लोग किस प्रकार जीवन यापन करते हैं। साथ में ये भी बताने की चेष्टा की गई है, यहाँ के लोग बहुत ही गरीब हैं, पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी वे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से बहुत कुछ लेकर के आते हैं। अर्थात वे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से बहुत कुछ लेकर के आते हैं, सीख कर के आते हैं। लोगों के पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है, किंतु फिर भी वहाँ जाकर के बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें ही वहाँ लेकर के आते हैं। समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, किंतु देखिएगा, ये वहाँ गए भी है ना, तो इन्होंने वहाँ बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और अपने इन पद्यों के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से वे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो इतना सिखा पाते हैं, किंतु कृष्णनाथ ने अपने संदेश के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों का जीवन कितना कठिन है, दुर्गम है, और वे उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। पीने के पानी तक की वहाँ लोग मोहताज हो जाते हैं, फिर भी अपने एरिया को, अपनी जगह को छोड़ करके वे लोग अन्यत्र नहीं जाते, वो मानते हैं। और देखेगा, ये अभी स्पीति के बारे में जानकारी हुई है, उससे पहले स्पीति के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, किस प्रकार से ये जगह छुपी रह गई है, जिसके बारे में बहुत पहले ही पता चल जानी चाहिए था, किंतु यहाँ फिर भी पता नहीं चला। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब यहाँ जो यात्रा की गई है उसका वर्णन मात्र इसके अंदर है, किंतु वर्णन भी बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसलिए ये एक उनकी यात्रा एक वृत्तांत बन गई है, एक घटना बन गई है, और उन्होंने इस यात्रा के बारे में लिखा है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थल अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनसे अलग है और इसको मध्य हिमालय भी माना जा सकता है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। भूगोल का वर्णन किया है जो संसार एक दूसरे संबंधित है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाइयों या कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, वहाँ बूंदों भरा एक सुखद
संयोग बन सकता है। ये कहना चाहते हैं कि बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अभी ये सुखद संयोग बन सकता है। और देखना ये है कि किस प्रकार से ये वहाँ का वातावरण चलता था। ये चलो थैंक यू। कितना नंबर चैप्टर? 6 नंबर चैप्टर चल रहा था अभी। और ये अभी इन्होंने क्या है कि चलने दो क्या? हाँ, तो उन्होंने क्या है कि बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने ये चीज़ें पेश की थी। तो उन्होंने क्या है कि अपने इससे बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी ये बातें उन्होंने प्रकट की थी। कृष्णनाथ जी ने इतना जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा। और स्पीति के अंदर किस प्रकार से ये सुखद संयोग है, जो कि ऐसे ठंडे इलाके के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा। शायद उनके जीवन के बारे में ये जानकारी महसूस कर सकते हैं कि अल्पकाल में ही, थोड़े समय में ही उन्होंने वहाँ का अवलोकन किया और स्पीति में बारिश के बारे में लिखा। क्योंकि उसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन लोग जब वहाँ गए, उन्होंने देखा तो फिर महसूस किया ये जगह कैसे बच गई, ये जगह कैसे रह गई, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। क्योंकि वहाँ जलाने की लकड़ी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। और वैसे तो कहा गया कि पहाड़ों के बीच में बहुत वर्षा होती है, किंतु ये ऐसी जगह है यहाँ वर्षा भी नाम मात्र की होती है। तो देखेगा ऐसी जगह कौन रहना पसंद करेगा। फिर भी यहाँ के लोगों के अंदर अपनी जगह के बारे में, अपने स्थान के बारे में इतनी मतलब वो आकर्षण है कि इस स्थान को छोड़ करके वो अन्यत्र नहीं जाते, यहीं रहना पसंद करते हैं। अन्यथा लोग इस स्थान को छोड़ करके चले जाते, किंतु इन्होंने अपने एरिया को, अपने स्थान को छोड़ करके जाने का प्लान नहीं किया, बल्कि वहीं डटे रहे, वहीं रुके रहे, जिसके कारण इस प्रकृति को, यहाँ की प्रकृति को सुरक्षित रखा जा सके। देखेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मूल चीज है कि पहाड़ी क्षेत्र में होने के पश्चात भी यहाँ पानी की कमी है। पानी के लिए लोग परेशान होते हैं। पीने का पानी नहीं, जलाने की लकड़ी नहीं, रोजगार के साधन नहीं, वर्षा होती नहीं है। फिर भी यहाँ के लोग यहाँ टिके हुए हैं, अपने स्थान को छोड़ करके जाते नहीं हैं। लोग अन्य जगह घूमते फिरते रहे, लेकिन यहाँ की जानकारी लोगों को नहीं थी। बाद में जाकर के जानकारी हुई, तब जाकर के लोगों के बीच में इस स्थान की जानकारी लोगों को हुई। उसके पश्चात धीरे धीरे यहाँ लोग जाने लगे हैं। ये स्पीति वही है जो कि हिमाचल प्रदेश का लास्ट एरिया पड़ता है, लाहौल स्पीति। आगे फिर लास्ट में चलते हैं तो इधर चीन की बॉर्डर आ जाती है, इधर क्या है कि लद्दाख वगैरह, लेह लद्दाख आ जाता है। तो इस हिसाब से क्या है कि ये जो क्षेत्र है दुर्गम जगह है, कठिन जगह है। लाहौल स्पीति केलांग, लाहौल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, लेकिन ये वो एरिया है जहाँ पेड़ पौधे भी नाम मात्र के ही हैं, पेड़ पौधे भी वहाँ नाम मात्र के ही हैं। तो इस हिसाब से ये पेड़ पौधे न होने के बाद भी यहाँ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं और ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते हुए अपने जीवन को संभाल रहे। विचारने बिंदु तो ये है कि यहाँ इतनी समस्या होने के पश्चात भी ये लोग अपने एरिया को छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे, बल्कि यहीं स्थायी रूप से रह रहे हैं। एक अच्छा संदेश जा रहा है। इसीलिए हमें भी क्या है कि कृष्णनाथ के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने इस एरिया को देखा तो अपने ज्ञान को अपने अंदर नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इस ज्ञान को दूसरों को भी देने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है कि अपने ज्ञान को मैं दूसरों को बताऊं, जिसके कारण जिस तरह से मैंने यहाँ की यात्रा की है, अन्य लोग भी वहाँ जा कर के इन यात्राओं का, इन स्थानों का आनंद उठा सके। उन्होंने इस यात्रा का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, जो वास्तव में विचारणीय है, सोचनीय है। हमें भी क्या है कि यात्रा करने के पश्चात हमारी यात्राओं का वर्णन दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, जिसके कारण अन्य लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके। अन्यथा
इंसान का ज्ञान अपने अंदर ही रह जाता है। थैंक यू। ये पाठ यहीं पहला पाठ, आज इस पाठ का पहला पाठ कवि परिचय लेखक परिचय पूरा है। थैंक यू। ओके बाय।